तो आज की मेजर न्यूज़ है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रिटर्न का टाइम आने वाला है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट एजेंसी जो है सर्वाइवल मोड पे है, क्या इशू हो गया है पूरा उसको डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया इंडक्ट करने चाहता है अभी और ज़्यादा रेफाल्स, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 6 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ क्या कह रही है? आईएसएस काउंटडाउन टू रिटर्न टू अर्थ ब्रिंग्स एन एरा ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन टू अ क्लोज। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि अब आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जिसका साइज एक फुटबॉल फील्ड की जितना ही है एंड जिसका काम मेजरली क्या था, स्पेस एक्सप्लोरेशन का मेजर काम था एंड इंपॉर्टेंट सेंसर्स उसके अंदर लगाए गए थे विद रिस्पेक्ट टू द रिसर्च प्रोग्राम्स दैट वर अंडरगोइंग, है ना। तो 2030 के अंदर आपको ये पता लग रहा है कि इसका लास्ट टाइम होगा, ठीक है, कि 2030 में इट विल रिटर्न बैक, ठीक है, एंड रिटर्न बैक इन अ वे कि अब आप कह सकते हो कि यूएसए के साथ सिंस कोलैबोरेशन में मेजरली यहाँ पर काम किया गया था। तो अब जो एक्स है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो आप स्पेसिफिकली ट्विटर के ओनर हैं हमारे, ठीक है, तो अब नासा ने स्पेसिफिकली एलन मस्क को यहाँ पर रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इस तरीके का कुछ प्रोग्राम यहाँ पर कीजिए, कुछ इस तरीके का जो लॉन्च व्हीकल है वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए कि विच विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ आईएसएस, कि वो पैसिफिक ओशन में जाकर आते हुए गिर जाए, ठीक है, कि आते हुए भी क्या कि उसको यहाँ पर स्पेसिफिकली वापस से गिराया जाना है, कि 2030 तक ये टाइम पीरियड इसका है। तो एरा ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन क्यों? क्योंकि अब इतने टाइम से जब से आईएसएस यहाँ पर हुआ है लॉन्च, ठीक है, अब नवंबर 2000 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, तो हमेशा सेवरल ह्यूमन ऑन बोर्ड फुटबॉल फील्ड साइज लेबोरेटरी, साइंटिफिक लेबोरेटरी में कभी आए हैं, कभी गए हैं, है ना। तो सभी की जो रिसर्च थी कोऑर्डिनेशन में कॉर्डियल तरीके से डिफरेंट नेशंस की यहाँ पर चलती रही, है ना। तो वेरियस अदर रिसर्चेज, ये सारे प्रोसेसेस जो चलते रहे, तो एक तरह से ग्लोबल कोऑपरेशन को ये दिखाता था, जो कि अब खत्म हो जाएगा इन द ईयर ऑफ 2030। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई कि सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ जो है वो पहले भी की गई है बहुत सारे टेलीस्कोप्स के केसेस में, जैसे जिसके अंदर मीर है जिनका सिमिलर फेट रहा है, ठीक है, स्प्लैशिंग डाउन एट द आइसोलेटेड स्पॉट, कहाँ पर, पॉइंट नीमो में, ठीक है, आफ्टर जिस ओशन कॉल्ड पॉइंट नीमो, आफ्टर 2030 अब ये ऑर्बिट करने वाला, तो ओनली ऑर्बिटिंग स्टेशन विल ऑन अर्थ विल बी चाइना टियांगोंग, ठीक है, उसके अलावा आईएसएस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि आईएसएस जो है सक्सेसफुल अगर हुआ है तो इट हैज़ ओपनड वे फॉर मल्टीपल अदर सच प्रोजेक्ट्स जो कि कंडक्ट कराया जा सकता है आइदर बाय डिफरेंट नेशंस या फिर दोबारा ग्लोबल कोऑपरेशन की वजह से, कि यहाँ पर अब जो स्टडी का मे बी कह सकते हो कि डेटा है उसका पर्पस जो है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, या जो डेटा को लैट किया जाए उसके बाद जो रिसर्चेस की जानी है वो डिफरेंट यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये एक नए तरह के बिजनेस मॉडल्स को यहाँ पर पोर्ट्रे करता है। तो यहाँ पर एक यही चीज़ बोली गई है कि जो अब आपकी साइंटिफिक रिसर्च एक्सप्लोरेशन है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा हमेशा के लिए, हमेशा पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के लिए भी इफ रिक्वायर्ड। तो आईएसएस की जो एंडिंग है वो क्वाइट सैड हो सकती है, बट यहाँ पर इन द एंड जब होगा इट विल द एंड ऑफ आईएसएस विल मार्क एन एरा जो कि ओपन करेगा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को। एंड ही ऑल्सो सेड, एक स्पेसिफिक पर्सन है मिस्टर हॉरक, ठीक है, उन्होंने वन ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने ये चीज़ बोली कि ह्यूमंस के अकॉर्डिंगली हमारी स्पेस फेयरिंग कैपेसिटी है, हमारी एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्पेस एंड द यूज ऑफ स्पेस की हम सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल क्वालिटी फॉर ऑल पीपल, ठीक है, सर्वाइवल के लिए जो जो रिसर्चेस रिक्वायरमेंट थी अगर हम वो कंडक्ट कर पाए इट इज़ गुड, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ बोली, उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज़ बोली जो कि कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोट यही है कि अब जैक जेम्स जॉर्डन की उन्होंने एक बात बोली कि इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर, ठीक है। तो इसी बात पर उन्होंने यहाँ पर खत्म किया कि अगर आपको आगे फर्दर जाना है इस कॉन्टेक्स्ट में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकना है तो यू नीड टू गो टुगेदर। अगर आप चाहते हो कि इंस्टेंटली आपको जल्दी जाना है तो एक सिंगल कंट्री कैन फॉर द प्रोडक्ट मतलब लॉन्च सच काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो इसी के बेसिस पे अब क्या होगा, आगे देखा जाएगा कि किस तरीके से कंट्रीज चाहती हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पे भी चल रही हैं, तो मल्टीपल चीज़ें भी हैं वो ध्यान में रखने की जरूरत है। तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। मिशन है एंड डेट ऑफ लॉन्च आपको दी गई है, चंद्रयान 3, आदित्य L1, इनसैट 3DS एंड RLV लेक्स 1, ठीक है, 2 सितंबर, 17 फरवरी, 14 जुलाई एंड 2 अप्रैल 2023, ठीक है। तो आपको कोड सिलेक्ट करना है कि क्या है करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि चंद्रयान जो है 14 जुलाई 2023 के लिए थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन, इवन के साउथ आप कह सकते हो नोड ऑफ द सन, है ना, साउथ नोड ऑफ द मून बेसिकली, है ना। एंड चंद्रयान उसके लिए ही स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 लैंग्रेंज पॉइंट 1 टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं, 2 सितंबर 2023, इनसैट 3DS 2 अप्रैल 2023, मल्टीपर्पज वेदर सैटेलाइट थी, मीटरोलॉजिकल, ओशनोग्राफिक एंड सर्च एंड रेस्क्यू एप्लीकेशंस के लिए। देन RLV लेक्स 1 14 फरवरी 2024, मेजरली रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, लॉन्च एक्सपेरिमेंट के लिए, इंडिया का स्पेस लाइन प्रोग्राम रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के लिए। 17 फरवरी के लिए स्पेसिफिकली शेड्यूल था, इट इज शेड्यूल भी नहीं हो चुका है लॉन्च 17 फरवरी 2024 के लिए, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर एंड स्पेसिफिकली किस लिए कि रीयूज लॉन्च व्हीकल्स जो हैं वो अब हो सके यहाँ पर।
देन इंडिया जीसीसी नेशन साइंस टर्म फॉर रेफरेंस फॉर एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ? जीसीसी नेशंस के साथ। जीसीसी नेशंस में कौन है? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। अब इनका क्या मेजर पॉइंट है यहाँ पर कि जो नेशंस हैं, कोलैबोरेशन है इनकी जीसीसी के, इनके एथनिक टाइज, कल्चरल टाइज बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चाहते हैं कि हम अब ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन दे सके, प्लस गल्फ कंट्रीज तो ये हैं ही, है ना, तो तेल की, ऑयल की एंड इवन नेचुरल गैस की बहुत सारे रिजर्व इनके पास है, तो रिच नेशंस हैं ये। तो उन्होंने क्या किया था, एक कोलैबोरेशन यहाँ पर बनाई जिसका नाम जीसीसी है, और जानेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। जीसीसी जो है अब इनके साथ इंडिया कोलैबोरेट यहाँ पर करना चाहता है, क्योंकि यूएसए एंड इवन यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा जो हमारी मर्चेंडाइज मार्केट है, ठीक है, मर्चेंडाइज मार्केट स्पेसिफिकली, जिसको अब सरकार यहाँ पर चाहती है अगेन प्रमोट करना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इससे बूस्ट हो सकता है। सर्विसेज में तो हम कर ही रहे हैं काम, मर्चेंडाइज सेक्टर के लिए, गुड्स के लिए हमें अब और यहाँ पर लोग चाहिए और ऐसी कंट्रीज चाहिए, तो इस वजह से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया में भी आने वाले टाइम में इनके साथ साइन कर सकता है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेगोशिएशन या पॉइंट ऑफ कंसर्न रेज किए गए हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अब दोनों तरह की नेशंस, एफटीए को अब प्रमोट करने के लिए क्या हो सकता है, कि जीसीसी नेशंस को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या फायदा हो सकता है, एंड इंडिया को किस तरीके से फायदा हो सकता है जीसीसी के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो अब यहाँ पर सिग्निफिकेंटली बेनिफिट हो सकता है इंडिया को भी एंड जीसीसी नेशंस को भी, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, फर्दर डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है एनर्जी रिसोर्सेज की, एंड अपॉर्चुनिटीज हो सकती है हमारे यूथ एंड मैसिव अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो बिजनेस ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम में। एंड एट डिफरेंट पॉइंट जो भी चीजें यहाँ पर कमिट की गई हैं, फर्दर हमें यहाँ पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जीसीसी और इंडिया के बीच में अगर मिलता है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए हो सकती है एट अ ग्लोबल लेवल, ठीक है। तो अभी से ही इंडिया अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर चुका है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स देखना शुरू कर चुका है। मर्चेंडाइज के साथ साथ अगर आप ऑयल के रिगार्डिंग भी कुछ अगर ऐसे बात करते हो, तो ये तो ऐसे नेशंस है ना जो कि जनरली अब कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रहती हैं, एंड इनसे भी अगर आप सस्ते में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हो, या कोई और भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड हो जाती है, तो आप एक ऑयल डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस के लिए भी इनको यूज कर सकते हो, कि मे बी आपको वेनेजुएला एंड इवन यूएसए के ऊपर भी अपनी डिपेंडेंस ना रखनी पड़े, जो कि अगेन अब एक मुद्दा हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है, कि वेनेजुएला एंड यूएसए के ऊपर धीरे धीरे करके आपको, चलो एक नेक्स्ट न्यूज भी आएगी उसमें भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए की सिचुएशन समझो कि पहले इंडिया जो है डिपेंडेंट था मेजरली किसके ऊपर, डिफरेंट नेशंस के ऊपर, बट वेनेजुएला के ऊपर डिपेंडेंस जब थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हुई तो वेनेजुएला के ऊपर यहाँ पर क्या कर दिया गया, सैंक्शंस लगा दी गई। तो वेनेजुएला से अब हमने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू किए। उसके बाद अब देखो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी, इंडिया ने तब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू किए। देन उसके बाद रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी, इंडिया जो है तब अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है, बट डिपेंडेंसी अब हमारी ऑटोमेटिकली किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यूएसए के ऊपर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी, वेनेजुएला के ऊपर वापस शिफ्ट हो जाएगी। वेनेजुएला एंड यूएसए सेम एक ही पार्टी हो गए अब, है ना। तो अब इंडिया जो है यूएसए के ऊपर भी डिपेंडेंस इतनी नहीं बढ़ाना चाहता, तो डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेसेस ऑयल को लेकर, नेचुरल गैसेस वगैरह को लेकर, अलॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जॉब प्रोवाइड करना एंड एवरीथिंग, वो सबके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। सेकंड, द ऑफिशियल लैंग्वेज इज पर्शियन। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1981 में जो नेशंस हैं, दी सेट ऑफ नेशंस, अब रियाद में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने बोला कि हमारे स्पेशल रिलेशंस एक दूसरे के साथ, कि हमारी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है, आपस में दोनों साथ साथ यहाँ पर बॉर्डर्स जो है शेयर करते हैं, सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम भी है, इस्लामिक बिलीफ भी है, जॉइंट डेस्टिनी की तरह एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर साथ में चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक तरह से काउंसिल बना लेते हैं, कोऑपरेशन काउंसिल बना लेते हैं, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अराबिक है, ठीक है। तो टोटल एरिया ये इतना कवर कर रहा है, बट एक क्वेश्चन मेरा आपकी तरफ से यही है कि जीसीसी के लिए अंदर अब एक मेंबरशिप के लिए 2 कंट्रीज ने और अप्लाई किया था, उनकी मेंबरशिप अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, बट 2 ऐसे नेशंस हैं, उन दोनों का आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कि वो 2 ऐसे कौन से नेशंस हैं जिन्होंने जीसीसी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, बट इट इज अंडर स्क्रूटिनी अभी, ठीक है। होगा फाइनल या नहीं होगा वो नहीं अभी पता, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली मुझे आंसर बताना कि कौन से हैं वो 2 ऐसे नेशन। देन विजिंजम पोर्ट सेट्स न्यू ऑपरेशनल बेंचमार्क्स इन जनवरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे इसको बनाया गया है, तो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब की तरह आप इसको मानकर चल सकते हो। तो अब इसने क्या किया है कि 7 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट एवर मंथली कंटेनर थ्रूपुट जो है इन्होंने यूज किया है। मतलब आप कह सकते हो कि ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट या होता है जब भी कुछ भी, तो वेसल्स जो है वो अब इजीली आपसे कहीं से भी अगर पोर्ट से आ रही हैं, आपके पोर्ट पे या तो उस सामान को छोड़ सकती हैं, वहाँ से जो शिपमेंट है वो एक पोर्ट से या एक वेसल से दूसरे वेसल वाली साइड भी भेजा जा सकता है। तो बेटर कनेक्टिविटी के पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कि विजिंजम पोर्ट जिसके लिए बनाया गया था। तो अब इसी बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो एक्चुअली में प्रोजेक्ट का आइडिया था उससे बेटर ये परफॉर्म कर रहा है। एंड ये कैसे, क्योंकि जो पोर्ट है इसने मूव अप कर लिया है अप टू 83rd पोजीशन वर्ल्ड वाइड, जिसमें कंटेनर पोर्ट्स बाय हैंडलिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली ये बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग, विजिंजम पोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इन इंडिया, ठीक है। इंडिया फर्स्ट क्या टर्मिनल, बस इतना याद रख लो। द पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड बाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट?
न्यूज़पेपर में अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है, तब भी आपको ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स में से हमारी पहली स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, ठीक है। अब शिपिंग कोऑपरेशन क्यों, यहाँ पर मैंने आपको अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो APSEZ इसको यहाँ पर डेवलप कर रहा है, ठीक है, अलॉन्ग विद केरला गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमारी कोई भी आप कह सकते हो नवरत्ना कंपनी जो है इंक्लूडेड नहीं है। तो ये पब्लिक प्राइवेट मॉडलशिप पार्टनरशिप के बेसिस पे जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली डेवलप किया जा रहा है। तो अगर ऑपरेशनलाइज को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है तो पब्लिक सेक्टर के अंदर आ जाता ना, सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसके बेसिस पे काम कर रहा है, जहाँ पर पब्लिक कंपनी जो है वो केरला गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है काम, ठीक है। एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में आप देखो तो अडानी ग्रुप्स जो है वो इन्वॉल्व है एंड पार्टनरशिप इन दोनों की यहाँ पर हो रही है। तो PPP यहाँ पर जो मॉडल है उसको यूज किया जा रहा है। देन TDB एम्स एट टैकलिंग पोल्यूशन इन पंपल रिवर अहेड ऑफ नेक्स्ट सबरीमाला सीजन। तो आपको ये मैं बता दूं कि पंपल रिवर जो है अब सबरीमाला सीजन के अंदर वहाँ पर ना बहुत सारे रिचुअल्स जो है उसके अकॉर्डिंगली जो पिलग्रिमेज के टाइम पे लोग जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने कपड़े भी चेंज करते हैं, तो वहीं पर छोड़ने का रिवाज है ना। तो इसकी वजह से क्या है, इन्वायरमेंटली ये फीसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कंटामिनेशन के चांसेस इन यू कैन से मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो इजीली फूड चेन में भी एंटर हो सकते हैं। तो ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। तो उन्होंने ये बोला कि इकोलॉजिकल स्टेक्स जो है हायर हैं क्योंकि रिवर की प्रॉक्सिमिटी है पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। तो अब पेरियार टाइगर रिजर्व के अकॉर्डिंगली पेरियार रिवर जो है वो भी बहुत ज़्यादा अब न्यूज़ के अंदर है। तो कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेरियार रिवर, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, सेकंड इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट। बेसिक सा क्वेश्चन है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपको पेरियार रिवर केरला की बात की जा रही है। केरला है कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट पे है ना, एंड वेस्टर्न घाट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड जो आप कह सकते हो लैंड है उसका जो ढलान या इंक्लिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं वो भी वेस्टर्न साइड पे। तो ऑब्वियसली बात है बे ऑफ बंगाल में वो क्यों यहाँ पर ड्रेन करेगी, अरेबियन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पेरियार रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला है एंड अप्रॉक्सीमेटली 5398 स्क्वायर किलोमीटर्स को ये ड्रेन करती है रीजन। तो ये आपको यहाँ से ओरिजिन होती हुई दिखेगी एंड जाते 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 आप देख रहे हो कि पेरियार रिवर जो है अरेबियन सी के अंदर यहाँ पर ट्रेन होती है। देन UN ह्यूमन राइट्स एजेंसी इन सर्वाइवल मोड, वोकर टर्क जो है अब आप कह सकते हो कि उन्होंने वॉर्न किया है स्पेसिफिकली कि हमारे पास फंडिंग की शॉर्टफॉल देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने लॉन्च किया अभी रिसेंटली 400 मिलियन की अपील कि आप जो ग्लोबल ये इकोनॉमिक क्राइसिस है 2026 में हमारे तभी केटर हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के साथ ये कोलैबोरेशन में काम करते हैं। तो इनको इस साल यूनाइटेड नेशंस ने जो बजट एलोकेशन दी थी मतलब 2025 की वो अप्रॉक्सीमेटली $246 मिलियन थी, बट उसमें से उनको पैसे मिले कितने, 191.5 मिलियन डॉलर्स। तो उन्होंने बोला यहाँ पर हम ह्यूमन राइट्स को लेकर पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कैंपेन्स करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। इस तरीके से अगर फंडिंग की जो शॉर्टेज हो रही है तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनको अभी रिक्वायरमेंट है कि ह्यूमन राइट्स का एक्सेस उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके एंड उनकी कहानी अभी कही जानी बाकी है, बट वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज कि हमारे पास फंडिंग अवेलेबल नहीं है। कि लास्ट ईयर तक इनका जो स्टाफ था अराउंड 2000 पीपल का था, अब वो उसमें से 300 लोग जो है उनको ले ऑफ भी कर दिया गया है। तो अब 17 कंट्रीज की जो स्केल है उसके ऊपर ही ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने स्केल भी अपना कम कर दिया है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के रिपोर्ट्स को अगर पब्लिश करना हो तो। देन MSF जो है रेज कर रहा है कंसर्न्स ओवर FTA इम्पैक्ट ऑन मेडिसिन इन इंडिया। तो मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स जो है अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है पॉपुलेशंस को इन डिस्ट्रेस इन मोर देन 80 कंट्रीज। उन्होंने यहाँ पर बोला कि रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके लिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की कुछ ऐसी जो टर्म्स है, कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक तो पहली चीज़ की जो जेनरिक मेडिसिन है जिसको सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है उसकी आप कह सकते हो कि कॉम्पिटिटिव वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो और ज़्यादा कॉम्पिटिशन, हाई कॉम्पिटिशन लेकर आ सकते हैं। तो जेनरिक जो ड्रग्स हैं उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अगेन वो कॉम्पिटिशन में कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंगली लाइसेंसेस जो हैं वो ब्लॉक किए जा सकते हैं इंडिया के अंदर लोगों के या इवन कंपनीज के। पेटेंट टर्म की एक्सटेंशन जो हैं उसके ऊपर क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। एंड एनफोर्समेंट एंड बॉर्डर मेजर्स जो कि अब डिटेन भी किए जा सकते हैं इंपोर्ट्स सर्टन सिचुएशंस को लेकर। एंड IPR की रजिस्ट्रेशन के लिए भी इन्फ्रिंजमेंट या तो हो सकती है या तो ऐसा केस हो सकता है कि IPR के लिए कोई नया ड्रग जो है अगर डेवलप भी किया है इंडिया के द्वारा, किया गया है इंडियन कंपनीज के द्वारा, वो रजिस्टर ही ना हो पाए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं कि इनके ऊपर ध्यान देने के लिए आपको जरूरत है कि कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा है कि इफ़ यू आर रेडी टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज देन गो है, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं कि अगर आपने प्रॉपरली इन चीज़ को प्रोज को एंड कॉन्स को असेस कर लिया देन इट इज़ फाइन एंड इफ यू आर फाइन विद दिस तो ठीक है आप कर सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अदरवाइज ये वापस से रीनेगोशिएशन यहाँ पर
की जा सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक तरह से ये क्या किया गया है, ये एक तरह से वार्निंग ही दी गई है। देन NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो नोटिस दिया है उन्होंने, एलिज्ड एक्सप्लॉयटेशन फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ वुमेन एट जिम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि NHRC जो है उन्होंने हर एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पर नोटिस भेजा है। उन्होंने बोला है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हमें समझ में आ रहे हैं या मिलने मतलब सुनने में आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अब जो जिम्स हैं, है ना, जिम वाला रीजन जितना भी आ जाता है वहाँ पर स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, ठीक है। पहली बात तो किसी भी तरह की ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है, कहीं पे जो सप्लाईज यहाँ पर दिए जाते हैं जिम के अंदर वो भी फर्जी हैं या वो अप टू द मार्क नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह का अप्रूवल यहाँ पर नहीं दिया होता है। ऐसे अलग अलग से ब्रांड्स के जो कि गलत घटिया क्वालिटी के अवेन सामान है वो भी बेचा जाता है। दूसरी चीज़ की मेजर एक्सप्लॉयटेशन के केसेस वुमेन को लेकर उनके ट्रेनर्स के द्वारा यहाँ पर आए जाते हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा ऐसा जो सर्कल है वो बन चुका है, विशेष सर्कल बन चुका है। तो उन्होंने बोला इट इज़ हाई टाइम कि अब हमें जिम से रिलेटेड या इवन की कोई भी ऐसी फिजिकल फिटनेस से एसोसिएटेड जो भी ऐसी चीज़ें हैं या ठीक है जो काम है उनके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ले डाउन करने की जरूरत है, गाइडलाइंस ले डाउन करने की जरूरत है। ये चीज़ नोटिस में यहाँ पर बताई गई कि ह्यूमन लाइफ जो है उनको यहाँ पर इस तरीके से तो स्टेक पे नहीं रखा जाना जस्ट बिकॉज के फूड सप्लीमेंट्स उनको प्रॉपर यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, प्लस उनकी आप कह सकते हो कि असॉल्ट के केसेस एंड इवन की छेड़छाड़ के केसेस जो है ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से जिम्स एंड फिटनेस सेंटर्स को यहाँ पर यंग वुमेन को टारगेट एंड एक्सप्लॉइट करने का बहुत ईजिली मौका मिल जाता है। इवन रिलीजियस कन्वर्जन के लिए भी जो फोर्स किया जा रहा है उनको इसके अकॉर्डिंगली, विच इज़ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई कि पुलिस जो है इवन के केसेस के कई बार ये चीज़ पता लगता है कि जो केस इनके सामने आया था उत्तर प्रदेश से, तो उनके अंदर ये भी पता लगा कि जो कन्वर्जन के केसेस हैं या जो भी है इसके अंदर पुलिस का भी कहीं ना कहीं हाथ था। तो यहाँ पर पुलिस को भी NHRC के द्वारा लताड़ा गया है काफ़ी ज़्यादा। एंड उन्होंने बोला कि तो हमारे पास आप कह सकते हो कि अगर फेलियर है लॉ इन्फोर्समेंट का कि वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, तो वुमेन सेफ्टी एंड रिलीजियस फ्रीडम कहाँ से आएगी यहाँ पर, ठीक है, कि पुलिस ही अगर बीच में मिलकर ये काम कर रही है। तो अब कॉग्निजेंस जो है उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर लिया अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एंड सारे चीफ सेक्रेटरीज है ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज उनको बोला है कि गाइडलाइंस बनाइए एंड इवन स्टैंडर्ड्स बनाइए कि जिम एस्टैब्लिशमेंट एंड फिटनेस सेंटर्स जो हैं जो भी इन काम से एसोसिएटेड हैं उनको इसको फॉलो करना अब कंपलसरी या मैंडेटरी होगा। द न्यूक्लियर डिप्लोमेसी सेट टू रिज्यूम इन मस्कात एज US ईरान स्टे फार अपार्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि अब US ने एग्री किया है डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू जाने के लिए एंड ईरान भी फाइनली एग्री कर चुका है। तो अभी एक न्यूट्रल जगह पे मिलेंगे, ओमानी कैपिटल मस्काट में, ओमान में मिलने वाले हैं। एंड फाइनली जैसे लास्ट ईयर जून के आसपास जो ये पूरा का पूरा दौर चला था इनके आपस में नेगोशिएशंस का, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर वापस से रिज्यूम हो सकती है। एंड यहाँ पर जो US है उनकी तरफ से स्टेटमेंट यही आई है कि जैसे जिस तरीके से लास्ट तरीके से हमारी जो राउंड चले थे उसी तरीके से इस बार भी जो कॉन्वर्सेशन है की जाएगी, बट वी विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट UAVs जो मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उसके बारे में तो ये बात तो होगी ही होगी। एंड उसके ऊपर फाइनली जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के थ्रू डिसीजन आएगा वही चीज़ को फाइनल देखा जाएगा। एंड इफ इट इज़ इन द फेवर ऑफ द पर्टिकुलर नेशंस देन इट्स फाइन, इफ नॉट तो बहुत ज़्यादा ये मैटर और आगे सीरियस हो सकता है। देन UK सैंक्शंस RSF सूडानीज आर्मी लीडर्स ओवर कॉन्फ्लिक्ट। तो अब सूडानीज आर्मी या इवन की RSF की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ब्रिटेन ने या UK ने उनको सैंक्शन किया है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि अट्रॉसिटीज़ आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूडान के अंदर कमिट की हैं। एंड जब से 2023 के ऑनवर्ड से ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन वहाँ पर चल रहा था सूडान के अंदर, जो कि अब ऑलमोस्ट एट मतलब यू कैन से फिनिशिंग लाइन पर यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है, कि RSF के जो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं उनका नाम आइडेंटिफाई किया गया है जो कि सूडानीज आर्मी या RSF से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, जिन्होंने आप कह सकते हो दंगा भड़काया है, अट्रॉसिटीज़ को कमिट किया है। इसी की वजह से उनके ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगाई गई है। तो कुछ नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आई एम नॉट मतलब कि मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके से नाम है आपको जानने की ज़रूरत है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्रिटेन ने इनको सैंक्शन किया है। देन DAC टू वे एक्विजिशंस ऑफ रफाल अहेड ऑफ मैक्रोन विजिट। तो मैक्रोन जो है इन्होंने इंडिया आना है अभी, तो रफाल जो है आप कह सकते हो कि और ज़्यादा इंडिया को फिलहाल चाहिए। एंड इंडिया जो है अभी चाहता है कि रिमेनिंग जो जितने भी बाकी रफाल्स हैं 36 रफाल जेट्स एंड जितने भी हैं अभी तक 26 नेवल वेरिएंट जो है हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट धीरे धीरे करके 114 तक हमें ये लिमिट लेकर आनी है। 114 जो आप कह सकते हो रफाल है उनको और ज़्यादा एक्वायर करने की यहाँ पर जरूरत है। तो इंडिया जो इंस्टेंट अभी जो डिफेंस नीड है उसके अकॉर्डिंगली रफाल चाहता है और इंडक्ट करना आफ्टर यू कैन से ईयर ऑफ 2 जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है रफाल की वो इंडिया के अंदर शिफ्ट हो जाएगी एंड इंडिजिनसली इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। बट आप कह सकते हो कि जो सोर्स कोड्स है वो भी फ्रांस के पास ही रहेंगे। एंड आप कह सकते हो कि 30 to 40% जो है ओवरऑल कॉन्टेंट बल्क मैन्युफैक्चरिंग इसकी कॉम्पोनेंट्स की इंडिया के अंदर होनी शुरू हो जाएगी। तो मैक्रोन की विजिट के पहले ये चीज़ जो डिमांड करना वो चीज़ है। प्लस उसके अलावा भी आपको मैं बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने इवन की
स्पेसिफिकली ये चीज़ इश्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा रेज किया है कि डिलेज जो है डिलीवरी हो रही है एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स के लिए, ठीक है। तो हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। एंड मैक्रोन की विजिट इंडिया के लिए क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने AI समिट के लिए इंडिया में आना है, ठीक है। कि 18 एयरक्राफ्ट को फिलहाल एक्वायर किया जाना है, 114 टोटल लिमिट यहाँ पर हमें चाहिए। 36 रफाल जेट्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास इंडक्टेड हैं। एंड AI समिट के लिए जब मैक्रोन इंडिया आएंगे उसी के अकॉर्डिंग उसी टाइम पे डिस्कशन में भी आने वाले टाइम में हो सकती है कि जो डिलेज हैं वो ना हो एंड इंस्टेंटली हमें इंडक्ट करने की जरूरत है। देन इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडियंस इज टॉप प्रायोरिटी, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया रणधीर जायसवाल जी का। तो भी यहाँ पर वही स्टोरी है जो मैंने आपको पहले बताई ना कि इंडिया जो है हमेशा से ऐसे डिपेंडेंट रहा है कि यूएस से क्या कर रहा है ना, कि हमने पहले ईरान से अपना 2015 के अंदर रिलेशन जो है ऑलमोस्ट मतलब क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली हमने कम किया था क्योंकि सैंक्शंस लग गई। 2019 के अंदर वेनेजुएला के अंदर सेम चीज़ हो गई। तो अब पहले हम जो डिपेंडेंसी हमारी ईरान के ऊपर थी वो वेनेजुएला के ऊपर बनी, वेनेजुएला के बाद धीरे धीरे करके आप देखो हमारी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बन गई। अब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं तो धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंस वापस से यूएसए की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। एंड इंडिया जो है एट एनी कॉस्ट वी आर नॉट रेडी टू बी डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर नेशन, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जो है डेली बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है। कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है इंडिया को प्रोवाइड करना हमारी टॉप प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट का यही एजेंडा चल रहा है। इसलिए इंडिया ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर सर्च कर रहा है, ठीक है। कि इंश्योर करना कि एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ 1.4 बिलियन इंडियंस इज द सुप्रीम प्रायोरिटी। तो उन्होंने यहाँ पे यही बोला कि लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है इंडिया की एनर्जी सेक्टर के अंदर वेनेजुएला के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर की जा रही हैं। कि इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड डील है वो मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ट्रंप के द्वारा जैसे अनाउंस की गई है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल मूव्स जो है दोनों साइड्स की तरफ से यहाँ पर है। बूस्ट तो ये हमारी एनर्जी सेक्टर को, एक्सपोर्ट को, लेबर को, लेबर इंटेंसिव जो कंपनीज हैं, इवन की इंडस्ट्रीज हैं, जॉब क्रिएशन की जब बात कर रहे हैं वो यहाँ पर देगा। एंड उसके अलावा उन्होंने बोला कि ही वाज नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन ऑफ द डील, बट उन्होंने यही चीज़ बोली कि मिस्टर गोयल ने बहुत इंपॉर्टेंट, पीयूष गोयल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया। एंड इट विल बी बेटर कि अब एक डायरेक्ट एंगेजमेंट यूएसए के साथ हमारी हो ट्रेड रिप्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में। देन सेंटर साइंस ट्रिपटाइट पैक्ट टू क्रिएट नागा अथॉरिटी। अब नागालैंड गवर्नमेंट एंड यूनियन होम मिनिस्ट्री के बीच में पैक्ट साइन हुआ है कि एनपो जो कि एपेक्स बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है 8 रिकॉग्नाइज्ड नागा ट्राइब्स इन द 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड, उनके साथ ये स्पेसिफिक एक एग्रीमेंट हुआ है कि अलग अलग जगहों पे 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो डिफरेंट तरह के नागा ट्राइब्स हैं उनको अब यहाँ पर आप कह सकते हो एपेक्स बॉडी तो एक रूल कर ही रही है, बट जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर अलग अलग जगहों पे आप कह सकते हो कि सिंस अब ट्राइबल एरिया है, नागाज हैं, बट डिफरेंट तरह के आप कह सकते हो कि हर एक डिस्टेंस के बाद उनकी जो आइडियाज़ हैं, फिलोसफी है, लैंग्वेज में भी वो भी चेंज हो सकती है ना। तो वो सारी चीज़ों को एथनिक आप कह सकते हो, एथनिकली टॉप लेवल पे वो बिल्कुल सेम है, बट अंदर इंटरनली देयर आर डिफरेंट डिफरेंशिएशंस, है ना। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो 6 के 6 यहाँ पर नागा ट्राइब्स के आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीडर्स हैं, उनको यहाँ पर अब 46 सब्जेक्ट्स टू FNTA यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर अब फ्रैगमेंटेशन एंड डिस्टर्बिंग जो विच वॉज डिस्टर्बिंग इट्स पीस की फ्रैगमेंटेशन नजर आ रही थी, है ना। तो यही फ्रैगमेंटेशन को उन्होंने यहाँ पर बोला है कि ठीक है इसको खत्म करते हैं कि 8 ऐसे ट्राइब्स हैं, 8 में से जो 6 ऐसे रीजन्स हैं उसके बीच में जो नए हेड्स हैं उसको इलेक्ट यहाँ पर नॉमिनेट ही कर दिया गया है। नॉमिनेट भी क्या, बस उनको बोल दिया है कि हाँ आप इस चीज़ को संभाल रहे हो, बट आप काम करोगे इन कोलैबोरेशन विद द होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर सरकार ने उनको यही बोला है कि रिप्रेजेंटेटिव जो एनपो के होंगे, ठीक है, एनपो जो है यहाँ पर और ऊपर है, 8 रीजन है, 8 रीजन से 8 लोग आएंगे, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के साथ काम करेंगे। एनपो का आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव वही होंगे, ठीक है। अब इनको यहाँ पर सरकार ने ये बोला है कि आपको एनपो में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है असिस्ट करेगी कि डेवलपमेंट होगी ईस्टर्न नागालैंड की, एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप लोगों की यहाँ पर होने वाली है। तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको यूनियन होम मिनिस्ट्री देगी हर साल, एंड होम मिनिस्ट्री जो है कवर करेगी इनिशियल एक्सपेंडिचर जो भी होने वाला है। तो एक मिनी सेक्रेटेरिएट FNTA के लिए दिया जाएगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेयर करेंगे डेवलपमेंटल आउटले ईस्टर्न नागालैंड रीजन की जो डेवलपमेंट की जानी है एज पर द पॉपुलेशन इन दैट एरिया। उन्होंने बोला कि चलो डेवलपमेंट आपके थ्रू होगी, जैसे जैसे आप बोलोगे उस तरीके से जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे, इनिशियली जो भी कॉस्ट है हम बेयर करेंगे, एंड जो भी आपको एक मतलब एक तरह से आउटले प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये आपकी डिमांड्स इसके अकॉर्डिंगली आउटले प्रिपेयर हुआ है। एंड ईस्टर्न नागालैंड नागा ट्राइब्स वाले रीजन के अंदर इस जगह पे ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके थ्रू की जाएगी, मतलब काइंड ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एंड यहाँ पर जो ट्राइबल लीडर्स है उनका यहाँ पर इस्तेमाल करके क्या हो रहा है, इस्तेमाल भी क्या, उनकी हेल्प से, उनकी मदद से, दैट इज अ करेक्ट वर्ड, उनकी हेल्प से यहाँ पर डेवलपमेंट की जा रही है इन द नागा ट्राइब्स रीजन। ये एक सिंपल सी बात थी आपकी। देन टॉक्स अंडरवे इंडिया यूएस स्टेटमेंट ऑन डील इन डेज। उन्होंने ये बोला कि पहली ट्रांच तो जो है हमारी पहला राउंड जिसको हम बोलते हैं फॉर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर यहाँ पर
और ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। एंड जो एक्सपोर्ट्स है उसकी बात, यहाँ पर टैरिफ्स की बात की गई है, 18% तक वो आ चुका है। और ज़्यादा जो है टैरिफ्स यूएस इंपोर्ट्स के ऊपर इंडिया यहाँ पर अब इंडिया की तरफ से कम होने के चांसेस हैं। मीनिंगफुल टॉक्स इंडिया एंड यूएस के बीच में यहाँ पर हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो एक कमिटमेंट जो है कि यही है कि बाय गुड्स वर्थ ₹500 बिलियन फ्रॉम द यूएस। तो अब इंडिया ने कमिट किया है कि $500 बिलियन के जो अब गुड्स हैं वो इंडिया परचेज करेगा फ्रॉम यूएस से। एंड हमारी जो पोटेंशियल है इंपोर्ट की फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स यूएसए से थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ सकती है, इंपोर्ट बिल में भी इस केस में बढ़ सकता है। तो यहाँ पर $500 बिलियन की जो इंपोर्ट है यहाँ पे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लीगल एग्रीमेंट एंड इट विल गिव अस द अथॉरिटी कि हम रिड्यूस करेंगे अपने टैरिफ्स को। ठीक है, कि अगर आप चाहते हो हमें इंपोर्ट करना, इसी को ही हम पहले लीगल स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर आप चाहते हो हमें इंपोर्ट करें आपका प्रोड्यूस, अब इससे हमारे टैरिफ्स कम करो, तो इससे हमारा फायदा होगा। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस के अंदर अगर हम आ जाते हैं लीगल एग्रीमेंट के थ्रू, तो यूएसए के साथ हम ट्रेड जो है वो खुलकर कर पाएंगे। एंड वॉल्यूम्स ऑफ एनर्जी जो है, डेटा सेंटर इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड एयरक्राफ्ट प्लस स्पेस जो है, इसके ऊपर यहाँ पर बात की जाएगी आने वाले टाइम में। तो 500 बिलियन की जो डॉलर्स की फिगर है उसके अकॉर्डिंगली बात की गई है। एंड इंडिया का ग्लोबल इंपोर्ट क्रिटिकल अगर आप बात करो कि आइटम्स हैं, दे आर अबव 300 बिलियन एंड इन द 5 years दीज आर गोइंग टू बी ओवर $2 ट्रिलियन। तो यूएसए विल ऐड टू डाइवर्सिफिकेशन। तो डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब इंडिया इंपोर्ट कर पाएगा। देन यूपीएससी एड्स मोर नॉर्म्स फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विद व्हेन इट कम्स टू आईपीएस सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज के लिए स्पेसिफिकली। कि कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रेड ए की सर्विसेज में, नॉट आईएएस और इवन आईएफएस बट आईपीएस एंड इवन के डिफरेंट ग्रेड ए की जो सर्विसेज हैं, उनके अंदर जो लोग होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं, वो रैंक की इंप्रूवमेंट के लिए दे वांट टू अपीयर अगेन, है ना। तो यहाँ पर यूपीएससी ने बोला है कि आपको एक ही चांस मिलेगा, या तो आप 2026 यानी कि इस साल का अटेम्प्ट दे दीजिए, 2027 का दे दीजिए, इसके बाद कोई रैंक इंप्रूवमेंट वाली चीज़ आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पशन जो है सिर्फ वन टाइम एग्जाम्पशन है, पहली चीज़ आपको यही बोली गई है। प्लस जो फॉर्म है इस बार वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। एंड जो आप कह सकते हो कि यूपीएससी जो है दे आर लुकिंग फॉर फिलिंग अप 933 वैकेंसीज दिस ईयर। ठीक है, जिसमें 33 जो वैकेंसीज हैं वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लोगों के लिए यहाँ पर होगी। तो अब आपको यही चीज़ बताई गई है कि अब वन टाइम एग्जाम्पशन है, नोटिफिकेशन नहीं बोला कि सेट कंडीशंस जो हैं उन्हीं लोगों के लिए जो कि आईपीएस के अंदर हैं या कोई भी सेंट्रल सर्विसेज जो कि ग्रुप ए की हैं। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है उसने यही बोला कि जो अलॉटेड एनी सर्विसेज बेस्ड ऑन सीएससी और अर्लियर, और रैंक इंप्रूवमेंट की बात करें 2027 से 26 का यहाँ पर वो पेपर दे सकते हैं। यही सिंपल चीज़ बताई गई है। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिप्स 92% इन 2024-2025 के माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूस जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो है उनका अब शार्प डिप देखने को मिला है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इसी का डेटा पार्लियामेंट के अंदर टेबल किया गया था, जो ये बताता है कि एमएफपी प्रोक्योर्ड, यानी कि आप कह सकते हो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है अब वो प्रोक्योर की गई है अक्रॉस 19 स्टेट्स, बट उनका जो अब आप लेवल देख सकते हो प्रोक्योरमेंट का, वो 92% से यहाँ पर कम हो गया है। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने यही चीज़ को यहाँ पर टेबल रखा है, रिस्पॉन्स मांग रहे हैं एमएफपी प्रोक्योरमेंट को लेकर। तो अब स्पेसिफिकली यहाँ पर अगेन पॉलिटिकलाइजेशन तो होगी, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला कि टिल डेट हमने 319.65 करोड़ रुपए जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर भेजे हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, बट वो पैसा गया तो गया कहाँ। अब उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ये ओनस भेजा जा रहा है या डाला जा रहा है कि वो पैसा गया कहाँ। इतना पैसा तो हम उनको भेज चुके हैं, तो ये प्रोक्योरमेंट जो है 92% से डिप कैसे हुई, तो स्टेट गवर्नमेंट से अब यहाँ पे पूछा जाने वाला है आने वाले टाइम में, है ना, कि क्या हुआ है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, वो हमें बताइए, उसके अकॉर्डिंगली आगे डिटेल दी जा सकती है। ठीक है, तो आज की न्यूज़ इतनी ही थी। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो फाउंडेशन बैचेस 2026 एंड 2027 के अवेलेबल हैं, डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस में यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड इवन स्टेट पीसीएस के डिफरेंट तरह के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड किसी भी तरह की अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। कोई भी एक्टिव डिस्काउंट कूपन कोड होगा तो आपको हमारी सेल्स टीम जो है इन्फॉर्म कर देगी। आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर भी विजिट करके कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है फॉर द सेम रीजंस। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।